Hello children, once again welcome to all of you in our today's session. Today we are going to start our next topic of lesson 11, friction. Recall some of your experiences. A ball rolling on the ground gradually slows down and finally comes to rest. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to stop. Children, कभी आपने नोट किया होगा कि एक बॉल है वो ग्राउंड पे रोल कर रही है और धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है एंड फाइनली इट कम टू रेस्ट पोजीशन. और जब हम एक बाइसिकल को पैडल मारते हैं तो धीरे धीरे और पैडल मारना छोड़ देते हैं, है ना. वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल, देन वो ग्रेजुअली उसकी जो स्पीड होती है वो स्लोज डाउन हो जाती है एंड फाइनली अगेन इट ऑल्सो कम टू अ स्टॉप. A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Can you add some more such experiences? In the same way, children, कोई कार या स्कूटर अगर हम उनका इंजन स्विच ऑफ कर देंगे तो धीरे धीरे वो अगर जैसे ही हम उनका इंजन स्विच ऑफ करेंगे वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं. सिमिलरली जो एक बोट है, अगर हम इसको इफ़ वी स्टॉप रोइंग द बोट अगेन इट कम टू द रेस्ट पोजीशन. In all these situations, no force appears to be acting on the objects, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. What causes a change in their state of motion? Could some force be acting on them? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? चिल्ड्रन, ये जो ऊपर की जो भी हमने सिचुएशन देखी है उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, है ना. और तब भी उनकी स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि उनकी स्पीड बिना फोर्स अप्लाई करे भी डिक्रीज हो रही है, और ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि उनका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है. क्या ऐसा कोई दूसरा फोर्स है जो उन पर लग रहा है और हमें नहीं मालूम है कि हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब भी इन ऑब्जेक्ट्स पे कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा, तभी तो उनकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है. The force responsible for changing the state of motion of objects in all these cases, in all these examples, is the force of friction. It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. Similarly, friction between water and the boat brings it to a stop once you stop rowing. Children, ये जो force है जो कि उन ऑब्जेक्ट्स का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है या उनकी स्पीड स्लो डाउन कर रहा है, इसे हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल है उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, या जो बोट है अगर हम उसको इफ़ वी स्टॉप रोइंग द बोट वो रुक जाती है. तो इट इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. Since the force of friction arises due to the contact between surfaces, it is also an example of a contact force. You will learn more about this force in chapter 12. You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. चिल्ड्रन, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये हर दम ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, अप्लाई करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है ना, और ये ग्राउंड है. ये बॉल ग्राउंड पर इस डायरेक्शन में रोल कर रही है, और अगर हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो धीरे धीरे ये रोल जैसे रोल करेगी धीरे धीरे इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है जो इस ग्राउंड की सरफेस पे और इस बॉल की जो सरफेस है जो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, इस पर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है विच इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन. कौन सा डायरेक्शन में? जैसे कि बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है इन दोनों सरफेस के बीच में, और उसी फोर्स की वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है. ठीक है, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लेसन 12 में डिटेल में स्टडी करेंगे. क्योंकि ये जो फोर्स है ये भी कांटेक्ट की वजह से होता है, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कांटेक्ट है उसकी वजह से ये फोर्स अप्लाई होता है. दैट इज वाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स.
11.7 Non-contact forces. Magnetic force. Activity 11.6. Take a pair of bar magnets. Place the longer side of one of the magnets over 3 round-shaped pencils or wooden rollers as shown in the figure 11.10. Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the rollers. Make sure that the magnets do not touch each other. Observe what happens. Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers. Figure 11.10. Note what happens to the magnet placed on the rollers every time another magnet is brought near it. See children, figure 11.10. Observing attraction and repulsion between two magnets. इस एक्टिविटी में चिल्ड्रन हम दो मैग्नेट लेंगे. आपको मैग्नेटिक बार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. एक मैग्नेट को हमारे हैंड में होल्ड करेंगे. दूसरा जो मैग्नेटिक बार है उसको हम 3 पेंसिल्स या 3 वुडन रोलर्स हम बोल सकते हैं, वुडन ब्लॉक्स, उनके ऊपर इस तरीके से प्लेस्ड कर देंगे. ठीक है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नेट की आपके 2 कलर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मैग्नेट है जो हमने होल्ड करके रख रखा है, ठीक है, इसका जो दूसरा कलर है, इसका जो पिंक कलर है वो आपको, यानी कि हमको मालूम है कि 2 पोल्स होती हैं. इट हैज़ 2 पोल्स. मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स. ठीक है. तो इसका ये एक पोल को इंडिकेट कर रहा है ये कलर, और ये कलर दूसरी पोल को इंडिकेट कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कंडीशन में इस कलर को इसके पास में इस तरीके से लेके आएंगे कि ये दोनों टच नहीं करने चाहिए. देखिए आप इन दोनों टच नहीं कर रहे हैं, इन दोनों में डिस्टेंसेस है. ठीक है. और देखेंगे कि क्या होता है. सेकंड कंडीशन में हम सेम कलर्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे और फिर नोट करेंगे क्या होता है. ओके चिल्ड्रन. Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between the 2 magnets? You have learned in class 6 that like poles of 2 magnets repel each other and unlike poles attract each other. Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push. Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of a non-contact force. Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force. ओके चिल्ड्रन, इन प्रीवियस क्लासेस हम ऑलरेडी स्टार्टेड कर चुके हैं कि मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स. एक कौन सी पोल होती है, नॉर्थ पोल, और दूसरी होती है साउथ पोल. ओके चिल्ड्रन. तो इस कंडीशन में आप फर्स्ट कंडीशन में देखिए कि हमने ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास में लाए हैं हम लोग. जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि जो एक कलर है पिंक कलर, वो एक पोल को डिफाइन करता है और दूसरा कलर दूसरी पोल को डिफाइन करता है. तो मतलब हम समझ सकते हैं कि जो ब्लू कलर है और पिंक कलर है वो ऑब्वियसली अपोजिट पोल्स को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में हम अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास में ला रहे हैं, बट कांटेक्ट में नहीं ला रहे हैं. देखो एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है. ठीक है. तो हम क्या नोट करेंगे, जैसे ही हम अपोजिट पोल्स को पास में लाएंगे वैसे ही क्या होगा, बोथ पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. और जैसे ही दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वैसे ही ये जो पेंसिल्स है या मैग्नेट है वो रोल करना स्टार्ट कर देगा टूवर्ड्स द अदर मैग्नेट. ओके चिल्ड्रन. बट सेकेंड कंडीशन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम सिमिलर पोल्स को एक दूसरे के पास में ला रहे हैं. ठीक है. सेम कलर है मीन सिमिलर पोल्स हैं. तो लेकिन अभी भी ये टच में नहीं है. ओके चिल्ड्रन. तो इस कंडीशन में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बिकॉज सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, दैट इज वाई ये जो मैग्नेट है ये अपोजिट डायरेक्शन में रोल करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. तो ये हम इसमें ये नोट करना है कि मूवमेंट हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन है, यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है जो इधर इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है और ये इसको अपने से दूर पुश कर रहा है. तो कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी पुलिंग एंड पुशिंग हो रही है. सो चिल्ड्रन, कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई हो रहा है इनके बीच में, तभी पुलिंग हो रही है और पुशिंग हो रही है ना. और हम नोट करें कि इसमें कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है. तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इनमें एक्ट हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स जो कि इनके बीच में अप्लाई हो रहा है.
और हम ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तब भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Electrostatic force. Activity 11.7. Take a plastic straw and cut it into nearly 2 equal pieces. Such as suspend one of the pieces of the edge of the table. Pieces from the edge of the table with the help of a piece of a thread. Figure 11.11. Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a sheet of paper. Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. Make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? Next, rub the free end of the suspended piece of straw with the sheet of paper. Again, bring the piece of straw that was rubbed earlier with the paper near the free end of the suspended straw. What do you observe now? A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of a charged body. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force, therefore, is another example of a non-contact force. You will learn more about electric charge in chapter 15. Look children, here is an activity and figure 11.11 given there. A straw rubbed with the paper attracts another straw but repels if it has also been rubbed with a sheet of paper. Now children, हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेंगे और उसको 2 इक्वल पीसेस में कट कर देंगे। ठीक है, एक पीस को हम एक स्ट्रॉ के पीस को हम होल्ड कर लेंगे, दूसरे को हम इस तरीके से टेबल के एज से इस तरह से होल्ड कर देंगे, लटका देंगे, हैंग कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पीस है स्ट्रॉ का, इसको एक पेपर से इसको रब करेंगे, है ना, इस तरीके से ऐसे इसको रब करेंगे। उसके बाद हम इस रब्ड स्ट्रॉ को, जो हैंग स्ट्रॉ है, इसके पास में लेके आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे दोनों एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना आए। अब हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये और ये जो स्ट्रॉ है एक दूसरे को, ये स्ट्रॉ जैसे ही इसके पास में लेके आते हैं, ये स्ट्रॉ इससे दूर जाती है, इसको रिपेल करती है। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज़ करेंगे कि इसको भी हम एक पेपर से रब कर लेंगे। तो सेकंड कंडीशन के बाद हम वापस से इन दोनों को इस तरीके से पास में लेके आएंगे, लेकिन अगेन ध्यान रखना है कि एक दूसरे को टच ना करे, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में ना रहे। अब हम नोट करेंगे क्योंकि इसको भी हमने पेपर से रब करा, इसको भी हमने पेपर से रब करा। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ये एक दूसरे को पुश करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगी। तो वी कैन से कि जब हम कोई भी 2 ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो दे गेट चार्ज्ड, उन पे कोई चार्ज अप्लाई हो जाएगा, है ना, वो चार्ज हो जाएंगे, और इस तरह के चार्ज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इस तरह से जो बॉडी चार्ज होती है उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब और ऐसा मतलब कि कोई यहाँ पर भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, कभी तो पुलिंग और पुशिंग हो रही है। ठीक है, तो जब हम किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे और उस चार्ज बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी के पास में लेके आएंगे या किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आएंगे। सपोज ये चार्ज है, इसको हम फर्स्ट कंडीशन में अनचार्ज बॉडी के पास लेके आ रहे थे, फिर इसको चार्ज कर लेता, फिर हम इसको दोबारा चार्ज बॉडी के पास में लेके आ रहे थे, तो दोनों कंडीशन में पुलिंग और पुशिंग हो रही थी, मतलब कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा था। ठीक है, अब क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, ठीक है, तो इस जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर चिल्ड्रन, और इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि दोनों कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे से पास में है ऑब्जेक्ट्स, लेकिन कांटेक्ट में नहीं है। सो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, और इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 15 में। Next is gravitational force. You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand. Leaves and fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why it is? Children, हमको मालूम है कि एक कॉइन या पेन अगर हमारे हाथ से गिरेगा तो वो कहाँ जाएगा,
ऑब्वियसली ग्राउंड के ऊपर ही फॉल होगा, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। इन द सेम वे जो लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं अगर पेड़ पे से गिरती हैं, डिटैच्ड होती हैं, तो वो ऑब्वियसली ग्राउंड की तरफ ही फॉल होंगी वो। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी चीज़ ग्राउंड की तरफ ही आती है, वो ऊपर की तरफ नहीं जाती है। When the coin is held in your hand, it is at rest. As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Children, जब coin हमारे हाथ में था तो वो रेस्ट कंडीशन में था, लेकिन जैसे वो हमारे हाथ से रिलीज हुआ और नीचे स्लिप हुआ और नीचे की तरफ मूव हुआ डाउनवर्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई स्टेट ऑफ मोशन एक्ट कर रहा था। ठीक है, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, पहले वो रेस्ट कंडीशन में था, फिर वो नीचे की तरफ मूव करने लगा डाउनवर्ड की तरफ, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? व्हाट इज दिस फोर्स? तो बिना किसी फोर्स के तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा नहीं, हम पढ़ चुके हैं। तो आखिर वो कौन सा फोर्स है जो इस पर अप्लाई हो रहा है? Objects or things falls towards the earth because it pulls them. This force is called force of gravity or just gravity. This is an attractive force. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. चिल्ड्रन, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा था कॉइन में या लीव्स या फ्रूट्स जो ट्रीज पे से फॉल होते हैं और ग्राउंड की तरफ आते हैं, उनमें इसको हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। ठीक है ना? और क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो हम बोल सकते हैं क्योंकि जो भी चीज़ें फॉल होती हैं, गिरती हैं, वो नीचे की तरफ ही आती है, या मतलब कोई ना कोई उनमें अट्रैक्शन लग रहा है, तभी तो वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होकर टूवर्ड्स द डाउन वो आ रही हैं। सो it is a force of attraction. It is an attractive force of gravity. ओके चिल्ड्रन, और ये हर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होता है। इवन हमारी बॉडी के ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हरदम अप्लाई होता रहता है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन द टैप। अगर हम टैप को ओपन कर रहे हैं तो टैप पे से जो वाटर निकल रहा है वो कहाँ आएगा? टूवर्ड्स द ग्राउंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स। Water in the rivers flows downward due to the force of gravity. In the same way जो river है उस पर जो water flows हो रहा है वो भी downward की तरफ flow होता है due to the force of gravity. Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other objects. This force is known as the gravitational force. Children, जो force of gravity है ये सिर्फ अर्थ पे ही अप्लाई नहीं होता, अर्थ पे ही सिर्फ नहीं होता है। इनफैक्ट यूनिवर्स के हर स्मॉल और लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ऑल्सो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विदाउट कॉन्टैक्ट, सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Now children, the second topic of our lesson 11 is pressure. You have learned in class 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learned that winds and cyclones are caused by the differences in air pressure. Is there any relation between pressure and force? Let us find out. Children, class 7 में हमने डिटेल में स्टडी की थी कि किस तरीके से ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड साइक्लोन जो रूफ टॉप्स हैं वो भी ब्लो अवे हो जाते हैं, और किस तरीके से विंड्स और साइक्लोन है वो कॉज होता है टोटल डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। ओके चिल्ड्रन, सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर और फोर्स में कोई ना कोई रिलेशन है? ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. Did you succeed? Try now to push the nail by the pointed end. Figure 11.12. Could you do it this time? Try cutting vegetables with a blunt knife and then with a sharp knife. Which is easier? Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example the pointed end of the nail, plays a role in making these tasks easier? The force acting on a unit area of a surface is called pressure. Pressure is equal to force per unit area on which it acts. At this stage,
we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. Now children, यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, pushing a nail into a wooden plank. यहाँ पर हमने एक आयरन की नेल ली है, ठीक है ना, उसको हम दो तरीके से इसमें इसको ट्राई करेंगे, इस वुडन प्लैंक में इस आयरन नेल को पुश करेंगे एक बार अलग अलग तरीके से। तो जो आयरन नेल का ये जो है इस तरह से आयरन की नेल होती है, ठीक है चिल्ड्रन। तो एक बार हम यहाँ पर इसको हिट करके और ये जो कॉन्टेक्ट, ये जो पॉइंट है, पॉइंटेड एंड है, ये यहाँ पर रखकर और यहाँ से इसको हिट करेंगे जिससे कि ये आयरन की नेल इसमें इजीली अंदर चली जाए, ठीक है। सेकंड कंडीशन हम इसको इन्वर्स करके यहाँ से इसको हिट करेंगे और ये पोर्शन यहाँ रखेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इजीली ये आयरन की नेल इसमें जाती है ना। इन द सेम वे ये जो वुडन प्लैंक है, ठीक है, तो हम इस कंडीशन में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कौन सी कंडीशन ईजियर रहती है हमको कि वुडन प्लैंक में आयरन की नेल इजीली पुश हो जाए। सेकेंड कंडीशन में चिल्ड्रन हम ये देखते हैं कि जो एक नाइफ है उसका ब्लंट पार्ट है, ठीक है ना, उससे वेजिटेबल कट करने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड कंडीशन में उसका जो शार्प पार्ट है, शार्प पोर्शन है, वहाँ से वेजिटेबल कट करने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा ज़्यादा ईजी है वेजिटेबल कट करने के लिए, ब्लंट पोर्शन या फिर शार्प पोर्शन? So, the force acting on a unit area of a surface is called pressure. किसी भी सरफेस के ऊपर, उसके यूनिट एरिया के ऊपर जो अपन फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दूसरा एग्जाम्पल। सो यहाँ पर इस कंडीशन में हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जब हमने जब एरिया, इधर जो एरिया है वो छोटा था, लेस एरिया था, तो यहाँ पर मोर प्रेशर लगा, ठीक है, और जल्दी से ये जो वुडन प्लैंक में ये आयरन की नेल पुश हो गई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एरिया ज़्यादा था तो हम जो प्रेशर है वो इतना नहीं लग पाया, हमको ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ा और इसको अंदर पुश करने में हमको डिफ़िकल्टी हुई। तो वी कैन से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है चिल्ड्रन। आई नाउ अंडरस्टैंड, ये जो पहेली है ये बोलती है कि आई now understand why potters place a round piece of cloth on their heads when they have to carry heavy loads. Figure 11.13. By doing this, they increase the area of contact on the load with their hands, so the pressure on their head is reduced, and they find it easier to carry a load. Children, हमने ऑब्जर्व करा होगा कि जो पॉटर्स होते हैं, ठीक है, वो जब अपने हेड के ऊपर कोई भी हैवी लोड कैरी करते हैं तो वो यहाँ पर एक जो इस तरह से कोई क्लॉथ है उसको इस तरह से राउंड करके और फिर यहाँ पर रखते हैं हेड के ऊपर, उसके बाद उस पर कोई भी हैवी लोड रखते हैं। तो ये इसलिए करते हैं जिससे कि जो हेड का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाए, है ना। हेड का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ये जो लोड है, इसका जो प्रेशर है इनके सर के ऊपर वो कम आएगा। इसकी वजह से इजीली किसी भी जो लोड है उसको कैरी कर सकते हैं, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को अपने उठा सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। इन द सेम वे एक और एग्जाम्पल पीछे दे रखा है। Note that the area is in the denominator and in the above expression. So the smaller the area, larger the pressure on a surface for the same force. The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. The same force therefore reduced a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. Can you explain now why shoulder bags are provided with broad strips and not thin straps, and why the tools meant for cutting and picing always have sharp edges? Do liquids and gases also exert pressure? Does it also depends on the area on which the force acts? Let us find out. So children, here we can see easily कि जो pressure है it is force per unit एरिया। इट मीन्स प्रेशर एंड एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि प्रेशर एंड फोर्स एक दूसरे के इक्वली प्रोपोर्शनल है ना। इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सरफेस पे जिसका एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रेशर कम अप्लाई होगा, ठीक है। इट मीन्स फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, लेकिन एरिया कम होगा तो प्रेशर या फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ओके चिल्ड्रन।
चिल्ड्रन इसीलिए किसी भी शोल्डर बैग की जो स्ट्रिप्स होती हैं है ना वो ब्रॉड होती हैं टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया। उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, इससे उन पर फोर्स या प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ चिल्ड्रन क्या जो लिक्विड एंड गैसेज है उन पर भी प्रेशर एग्जर्ट होता है, एग्जर्ट सेम इक्वली जिस तरीके से जो सॉलिड्स में फोर्स प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था उस तरीके से लिक्विड एंड गैसेस में भी होता है। लेट अस सी 11.9 प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। एक्टिविटी 11.8 टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। द लेंथ ऑफ द पाइप or tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter. Children, see figure 11.14. यहाँ पर हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और प्लास्टिक पाइप लेंगे, है ना, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जो लेंथ है पाइप की it should be about 25 centimeter and its diameter should be about 5 to 7.5 centimeter. Okay children. Also take a piece of thin sheet or a good quality rubber, say a rubber balloon, stretch the rubber sheet tightly over one end of the pipe, hold the pipe at the middle keeping it in a vertical position, figure 11.14. Ask one of your friends to pour some water in the pipe. Does the rubber sheet bulge off? Note also the height of the water column in the pipe. Pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. Repeat this process a few more times. Can you see any relation between the amount of the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? चिल्ड्रन, उसके बाद हम एक थिन जो अच्छी क्वालिटी की जो रबर शीट है वो लेंगे, थिन शीट, और उसको इसके पाइप के या फिर जो ग्लास ट्यूब है उसके एक माउथ के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेच करके उसको लगा देंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे मिडिल में से होल्ड करके अपने कोई भी दूसरे फ्रेंड या पार्टनर उसको बोलेंगे कि यहाँ से ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर वाटर पोर करे, ठीक है। जैसे ही वो वाटर पोर करेगा हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो रबर शीट यहाँ पर स्ट्रेच करके हमने लगाई थी उसमें से धीरे से ऐसी तरह से बल्ज निकलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फ्रेंड को और ज़्यादा वाटर इसमें पोर करने के लिए बोलेंगे तो देखेंगे जैसे जैसे हम इसमें वाटर पोर ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे ये जो रबर की शीट है वो बल्ज होना ज़्यादा बल्ज होती जाएगी। तो ऐसे क्या कंडीशन है, क्या रीज़न है कि जैसे ही हम इसमें वाटर पोर करेंगे वैसे ही इसमें बल्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो वाटर है ये यहाँ डाउनवर्ड सरफेस पर, जो नीचे की सरफेस है वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इस वजह से ये जो लिक्विड है ये यहाँ पर जा रहा है और इसकी सरफेस पे भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और इसी वजह से ये फूल रहा है या इसमें बल्ज निकल रहा है, ठीक है चिल्ड्रन। इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे एक्टिविटी 11.9 में हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।